देखो लास्ट क्लास में हम लोगों ने न्यूटन्स इंटरपोलेशन फॉर्मूले किए थे, तो हमने फॉरवर्ड भी कर लिया, बैकवर्ड भी कर लिया। और फॉरवर्ड में अगर एक मिसिंग टर्म हो तो उसको दो मेथड से करना मैंने बताया आपको फॉरवर्ड के थ्रू। एक तो डिफरेंस टेबल बना के लास्ट वाली टर्म को जीरो के इक्विवेलेंट रख दो और एक डेल को लिख दो ई माइनस आई और पावर जो भी लास्ट वाली टर्म आ रही है वो मल्टीप्लाई एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो, उससे सॉल्व कर लीजिए। तो ये क्वेश्चन हमने लास्ट क्लास में किया था, तो एक रिजल्ट हमारे पास आया था। मैंने आपको बोला था वो क्वेश्चन आप सॉल्व करना घर पे, जो फाइनल कैलकुलेशन बोली थी। उसके बाद ये वाला जो क्वेश्चन है एक्स और एफ एक्स गिवन है और डेल पावर 7 एफ ऑफ एक्स, ठीक है, इसको हम जीरो के इक्वलेंट रखेंगे। तो ई माइनस आई रेज टू द पावर 7 एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा और इससे हम लोगों को वैल्यू निकालनी पड़ेगी। लेकिन इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, एक टर्म मिसिंग थी और यहाँ पे क्या है, दो टर्म मिसिंग है। तो एक तो 3 वाली टर्म मिसिंग है और एक 5 वाली टर्म मिसिंग है। तो कैसे सॉल्व करेंगे वो समझ लो एक बार इसमें। देखो मैं सॉल्व करवा देता हूँ, पहले मैं क्वेश्चन नोट कर लेता हूँ कि क्या क्वेश्चन है। तो आज का एग्जाम्पल नंबर 1 है, इसमें आपको x दिया है और एफ एक्स दिया है। x है 1 2 3 4 5 6 7 और 8। एफ एक्स है 1 8 क्वेश्चन मार्क 64 क्वेश्चन मार्क 216 348 512। अब आपको सॉल्व करना है, तो सॉल्व कैसे करेंगे उसको समझ लीजिए। अब मैं कोई इसके लिए इतनी बड़ी टेबल बनाऊंगा तो नहीं, क्योंकि टेबल बना के भी सॉल्व हो जाएगा, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है टेबल बनाना। तो टेबल बना के सॉल्व हो सकता है, एक को आप y1 दूसरे को y2 अज्यूम कर लो और फिर टेबल बनाते जाओ, लास्ट वाली टर्म के साथ आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, तो वो ईजी हो जाएगा। लेकिन एक चीज़ बता दूं कि टेबल बनाना आपको आती है और टेबल से आप सॉल्व कर सकते हैं, तो वो आपके लिए असाइनमेंट है कि आप उसको सॉल्व करिएगा और मुझे बताइएगा क्या आंसर है टेबल के हिसाब से, कि टेबल का आंसर क्या आ रहा है। मैं आपको कराऊंगा फॉर्मूले के हिसाब से कि फॉर्मूले के हिसाब से आंसर क्या आ रहा है और कैसे निकालेंगे। देखो यहाँ पे x की टर्म काउंट करोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल 8 टर्म्स है। कितनी है? 8 टर्म। तो टोटल जितनी टर्म्स होती है उससे जस्ट एक कम, क्या बोला मैंने, जितनी टर्म्स होती है उससे जस्ट एक कम पावर हम लोग डेल के ले लेते हैं और सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे टोटल 8 टर्म्स है, तो हम लोग लिखेंगे डेल पावर 7 एफ ऑफ एक्स इज नथिंग बट इक्वल टू 0। डेल पावर 7 को लिखा जाएगा e माइनस आई पावर 7 एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0। आ रही बात समझ में? इसको लिखेंगे e की पावर 7 माइनस 7c1 e की पावर 6i प्लस 7c2 e की पावर 5i स्क्वायर माइनस 7c3 e की पावर 4i3 प्लस 7c4 e की पावर 3 और i की पावर 4 माइनस 7c5 e की पावर 2i की पावर 5 प्लस 7c6 e की पावर 1 i की पावर 6 और प्लस 7c7 i की पावर 7। ये आपको फिर हम देखेंगे इस पूरे को मल्टीप्लाई करना है एफ ऑफ एक्स से और इक्वल रखना है 0 के। तो आप जानते हैं ये क्या बनेगा, पहले मैं एफ ऑफ एक्स को अगर अंदर मल्टीप्लाई कर दूं तो ये पूरी टर्म बन जाएगी e की पावर 7 एफ ऑफ एक्स, ठीक है, माइनस 7c1 e की पावर 6 एफ ऑफ एक्स, क्योंकि आई का कोई सेंस नहीं रहा है, ये आपको पता है। अब 7c2 को अगर मैं सॉल्व करूंगा तो कल मैंने बताया था 7c2 अगर सॉल्व करेंगे तो ऊपर आएगा 7 फैक्टोरियल, यहाँ पे 2 फैक्टोरियल और 7 माइनस 2 फैक्टोरियल। 7 को लिख सकते हैं 7 6 5 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल 2 होता है और 7 माइनस 2 5 फैक्टोरियल होता है, दोनों कैंसिल आउट हो गए। तो ये कितना हो जाएगा 2 3 6 तो 7 3 कितना हो गया 21। तो यहाँ पे आ जाएगा 21 e रेज टू द पावर 5 एफ ऑफ एक्स माइनस
7C3 को सॉल्व करेंगे तो 4 आ जाएगा और 3 फैक्टोरियल 6 हो जाएगा, 5 7 जा 35 हो जाएगा, तो 35 e की पावर 4 f ऑफ 6। 7C4 को सॉल्व करोगे तो 3 फैक्टोरियल 6 कट जाएगा, 4 फैक्टोरियल कट जाएगा, वापस 35 आ जाएगा, e की पावर 3 f ऑफ x। 7C5 सॉल्व करोगे तो वापस 21 आ जाएगा ये सॉल्व करने पे, e की पावर 2 f ऑफ x। 7C6 को सॉल्व करोगे तो ये 7 आ जाएगा, e f ऑफ x। 7C7 1 हो जाएगा, मैंने बोला है दोनों चीजें वो होते हैं कि 1 होता है, यहाँ पे माइनस का साइन आ जाएगा और ये हो जाएगा ओनली f ऑफ x, क्योंकि i यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं डालेगा, ये यहाँ भी माइनस है, ऑल्टरनेट चलते हैं आपको पता है। e की पावर 7 f ऑफ x को लिख सकते हैं f ऑफ 7 प्लस h, है ना, 7 प्लस h। तो अब 7 प्लस h और h की वैल्यू 1 है, h की वैल्यू 1 है, तो यहाँ पे क्या मैं 7 प्लस 1 डायरेक्ट f ऑफ 8 लिख सकता हूँ, माइनस 7 इसको लिख सकता हूँ, e की पावर 6 को प्लस 1 तो e f ऑफ 7 प्लस 21 f ऑफ 6 माइनस 35 f ऑफ 5 प्लस 35 f ऑफ 4 माइनस 21 f ऑफ 3 प्लस 7 f ऑफ 2 माइनस f ऑफ 1, x की वैल्यू 1 के लिए सॉल्व कर लिया है, इज इक्वल टू 0। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, आप इन वैल्यूज को यहाँ पे पुट कर दीजिए। f ऑफ 8 की वैल्यू है 512, 7 f ऑफ 7 की वैल्यू है 348 प्लस 21 f ऑफ 6 की वैल्यू है 216 माइनस 35 f ऑफ 5 जो है वो f ऑफ 5 ही है, प्लस 35 f ऑफ 4 की वैल्यू है 64 माइनस 21 f ऑफ 3 जो है वो f ऑफ 3 है, प्लस 7 f ऑफ 2 जो है वो है 8 मल्टीप्लाई 8 और f ऑफ 1 की वैल्यू है माइनस में 1 और इज इक्वल टू 0। थोड़ा ध्यान से और समझेंगे तो ये वाले टर्म और ये वाले टर्म दोनों माइनस की है, तो माइनस के अपोजिट साइड जाएगी तो इक्वल की हो जाएगी। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 512 माइनस 7 मल्टीप्लाई 348 प्लस 21 मल्टीप्लाई 216 प्लस 35 मल्टीप्लाई 64 प्लस 7 8 जा 56 माइनस 1 इज इक्वल टू 35 f ऑफ 5 प्लस 21 f ऑफ 3। और इसको अगर मैं सॉल्व करना चाहूँ तो देखो ध्यान से, ये वाला टर्म तो हटा देते हैं इसको यहाँ से, तो अब इसको अगर मैं सॉल्व कर लूँ एक बार में तो इसको क्या लिख सकते हैं, एक मिनट, इसको लिखेंगे 512 माइनस 7 मल्टीप्लाई बाय 348 प्लस 21 मल्टीप्लाई बाय 216 और प्लस 35 मल्टीप्लाई बाय 64 प्लस 56 माइनस 1, तो ये टोटल आ गया अपने पास 4907 इज इक्वल टू 7 कॉमन ले लिया तो 5f ऑफ 5 माइनस का सॉरी प्लस का 3f ऑफ 3 बचा। तो इसमें अगर डिवाइड लगा दूंगा 7 का तो ये बन जाएगा 5f ऑफ 5 प्लस 3f ऑफ 3, और इसमें अगर डिवाइड लगा दूंगा 7 का तो ये बन रहा है 701 701, और ये आपकी एक इक्वेशन आ गई है जिसको बोला जाएगा इक्वेशन नंबर 1। यहाँ तक बात समझ में आ गई तो बताओ, ये आपका आधा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। यहाँ तक अगर कोई डाउट है किसी को तो क्लियर कर लो, पूछो अगर यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है तो। किसी को कोई भी डाउट है यहाँ तक तो आप क्लियर कर लो, है किसी को कोई डाउट? नहीं है तो इसको फटाफट नोट कर लो, मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर देता हूँ तक। एग्जाम्पल लो कि भाई आगे वाला डेटा गिवन ही नहीं है। अब मान लो आगे वाला डेटा अगर नहीं दिया हुआ है तो आपको क्या करना होता है, 3 का जो भी f ऑफ x है वो फाइंड करना होता है। और वो फाइंड कैसे करते हैं आप,
जो भी टेबल गिवन है उससे एक कम डेल की पावर लेते हैं। तो एक एग्जांपल के लिए मानते हैं 5 के आगे वाला कुछ गिवन ही नहीं है। तो कुछ गिवन अगर नहीं है तो इसका मतलब मेरे को क्या लेना पड़ेगा, डेल की पावर 3 एफ ऑफ एक्स हो जाएगा, डेल की पावर 3 एफ ऑफ एक्स हो जाएगा, है ना। उस केस में तो यही होगा। तो अभी मैं मानता हूँ डेटा इतना ही गिवन है, तो उस केस में डेल को क्या बोल सकते हैं, ई माइनस आई पावर 3 एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0। तो ये क्या हो जाएगा, ई रेस टू दी पावर 3 एफ ऑफ एक्स माइनस 3c1 पावर 2। तो मैं हटा दूं ना, आई के तो लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने बताया आपको आई कोई काम का है नहीं। और 3c2e एफ ऑफ एक्स एक एक कम हो रहा है, और उसके बाद लास्ट में सिंपल एफ ऑफ एक्स आता है क्योंकि 3c3 1 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। अब e3 को क्या लिख सकते हो, e3 एफ ऑफ एक्स को क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो f4 माइनस 3 f3 प्लस 3c2 फैक्टोरियल जो होता है वो अप्रोक्स 3 आता है वापस। 3c1 3 आ गया, 3 1 2 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल और 3 तो हाँ 3 आ जाएगा, ये 3 एफ ऑफ 2 आ जाएगा और माइनस एफ ऑफ 1 आ जाएगा इज इक्वल टू। अब एफ ऑफ 4 की वैल्यू 64, 3 एफ ऑफ 3 पता नहीं है, 3 एफ ऑफ 2 की वैल्यू 8 और एफ ऑफ 1 की वैल्यू 1 इज इक्वल टू 0। ये वैल्यू नेगेटिव है तो वो अपोजिट साइड जाके प्लस हो जाएगी, तो इसको ऐसा लिख दूं 3 एफ ऑफ 3 और बाकी सब इधर रह गए, तो 64 प्लस 8 3 जगह कितना होता है 24 और ये माइनस का 1, ये वाली वैल्यू इधर आई थी तो वो प्लस की हो गई। तो अभी क्या आ जाएगा, 3 एफ ऑफ 3 इज इक्वल टू 64 23, ये दोनों सॉल्व करेंगे 23 आ जाएगा, तो 87 आ गया। तो इसका मतलब f of 3 is equivalent to 87 by 3। तो f of 3 is 6, 2 बचा, 3 9 जा 27। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, ये वैल्यू यहाँ पुट कर दो, 5 f of 5 प्लस अब 3 f of 3 की वैल्यू तो 87 है, तो 87 is equivalent to 7। तो 5 f of 5 is equivalent to 70। 11 में से 7 गया 4 और 9 में से 8 गया 1 और 6 एज इट इज बुलाया करे शायद हम कुछ f of 5। तो f of 5 क्या आ रहा है, 614 अपॉन 5। तो f of 5 क्या आया, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 और 2 बचा इधर, 5 4 जा 20 पॉइंट 5 8 जा 40, 124.8 ये f of 5। अब आप देखो 3 जो है ये जो वैल्यू 8 और 64 के मिड में आनी चाहिए जो आ रही है, 5 की वैल्यू 64 और 216 के मिड में आनी चाहिए जो आ रही है, तो मतलब ये दोनों आपके क्या हो गए, आंसर हो गए। इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। टेबल बना के सॉल्व करोगे तो भी कर सकते हो, तो भी यही तरीका सा प्रोसेस रहेगा। ये इजी पड़ता है, टेबल से फास्ट होता है, ये टेबल से इजी होता है, थोड़ा फास्ट होता है, कैलकुलेशन करनी पड़ती है, पहले टेबल बनाने में मेहनत करो फिर उसके बाद सॉल्व करो, तो चीज़ें दोनों ही साइड से देखो, जैसा आपको समझ में आता है वैसा सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले अगर इसमें कोई डाउट है तो क्लियर कर लो, और नहीं डाउट है तो इसको नोट कर लो, और डाउट है तो पहले पूछो, और नहीं तो नोट करके मेरे को अपडेट करो। तो अब ये नोट कर लिया आपने, तो ये बिल्कुल सही बात लगी। आगे देखो, ये वाला पार्ट समझ में तो आ गया आपको, इसमें तो कोई डाउट नहीं, समझने में तो कोई डाउट नहीं, कुछ प्रॉब्लम हो तो बता दो, और अगर नहीं है तो ये वाला पार्ट अपना कंप्लीट हो गया। अब अपन एक नया पार्ट स्टार्ट करेंगे, which is how to solve the unequal intervals with the help of Newton's interpolation formula।
or Newton divided difference, there are two different formula for unequal intervals. One is Newton interpolation formula and another one is Newton's divided difference formula. And the also second method is called Lagrange's method. We have two different methods to solve unequal intervals. One is Newton interpolation formula with unequal intervals. Another name of this is Newton's divided difference formula. And the second method or second formula is Lagrange's method. Right? We have two different methods in our syllabus to solve unequal intervals. Right? तो अगर आपका पहले वाला ये वाला पार्ट क्लियर है जो अभी अपन ने पढ़ा, तो हम आगे बढ़े, तो हम आगे सॉल्व करें. और अगर ये क्लियर नहीं है तो पहले एक क्वेश्चन इसकी प्रैक्टिस करते हैं, कुछ और क्वेश्चन इसकी प्रैक्टिस करते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे. तो बताओ ये वाली बात आपके बताओ. नेक्स्ट करें. नेक्स्ट देखो, ध्यान से समझना. नेक्स्ट देखो भाई, अभी तक तो क्या था, x का जो डिफरेंस था वो सेम था सब में. तो एक्चुअल में होता क्या है कि जो न्यूटन्स हैं, मतलब ऐसे तो इंटरपोलेशन फॉर्मूले बहुत सारे हैं, न्यूटन्स भी है और ग्रॉगरी भी है और उसके अलावा ब्रेसन भी है, ठीक है, और बहुत सारे दूसरे फॉर्मूलेज भी हैं, ठीक है. तो इंटरपोलेशन फॉर्मूले तो बहुत है, लेकिन हम अगर देखें कि इंटरपोलेशन फॉर्मूला जो अपन ने अभी तक पढ़ लिए और जो अभी अपन को पढ़ना बाकी है, मैं न्यूटन से रिलेटेड बात कर रहा हूँ और एक लैग्रांज रेजोनेंस वगैरह इनकी आगे की भी बात नहीं कर रहा, ठीक है. इंटरपोलेशन जो फॉर्मूलाज है वो दो तरीके के होंगे. पहला होगा फॉर इक्वल इंटरवल, दूसरा होगा फॉर अनइक्वल इंटरवल. पहला होगा फॉर इक्वल इंटरवल, दूसरा होगा फॉर अनइक्वल इंटरवल, ठीक है. तो जो इक्वल इंटरवल्स है उसके लिए आपने क्या क्या पढ़ना है, न्यूटन्स फॉरवर्ड डिफरेंस फॉर्मूला, न्यूटन्स डिफरेंस फॉर्मूला, न्यूटन्स ग्रॉगरी डिफरेंस फॉर्मूला, ठीक है. न्यूटन बैकवर्ड डिफरेंस फॉर्मूला, ये न्यूटन के मेथड है. 1 2 3 4 चारों बातें मैं आपको बता दूं. इक्वल इंटरवल, न्यूटन से रिलेटेड इक्वल इंटरवल्स पूरा ओवर कर चुका हूँ. अब आएंगे अनइक्वल इंटरवल. तो अनइक्वल इंटरवल के लिए न्यूटन में होता है न्यूटन्स डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूला,
इसी का दूसरा नाम है न्यूटन डिफरेंस फॉर्मूला फॉर अनइक्वल इंटरवल। और सेकंड मेथड है लैग्रांजेस। ये दो ही मेथड है, न्यूटन का डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूला और दूसरा है लैग्रांजेस फॉर्मूला, लैग्रांजेस में। ये दो मेथड हमारे सिलेबस में और दो ही मेथड है अनइक्वल इंटरवल के लिए, तो अपने को ये दोनों पढ़ना है। इधर के चारों अपन ने कंप्लीट कर चुके हैं, क्योंकि दो तो एक तरीके से है और दो एक तरीके से। ठीक है, एक और अपन ने पढ़ा था, तीन नाम पढ़े थे डिफरेंस के, एक था न्यूटन इंटरपोलेशन। तो ये अपन ने पढ़ा, ये वाला पार्ट अपन पूरा पढ़ चुके हैं और ये वाला पार्ट अपने को पढ़ना है। अब अपन जो स्टार्ट करने वाले हैं वो ये वाला पार्ट, ये पार्ट अपन स्टार्ट करेंगे न्यूटन्स डिवाइडेड डिफरेंस। मैं वापस बता रहा हूँ आपको, न्यूटन्स डिवाइडेड डिफरेंस पढ़ने से पहले आप दोबारा से इसको देख लो, इक्वल इंटरवल्स को। आपके पास आज का टाइम है, कल का टाइम है और परसों अपनी क्लास होगी मंडे। तो मंडे तक आप इन सारे मेथड को वापस समझ लो, डिफरेंस टेबल बना लो, थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लो, रहम खा लो। अगर ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आया हो तो ही मुझे बोलना तो मैं डिवाइडेड डिफरेंस पढ़ाऊंगा, क्योंकि मैं आपके कहने पे इसको पढ़ा दूंगा बिना टेस्ट वगैरह लिए। न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस की जो डिफरेंस टेबल है वो इसकी डिफरेंस टेबल से बिल्कुल अलग है, बिल्कुल अलग है। सॉल्व करने का पैटर्न अलग है, फॉर्मूला अलग है, इन दोनों फॉर्मूलों का सब कुछ अलग है। तो ये पार्ट इक्वल के लिए अलग था, अनइक्वल के लिए अलग होगा। अपन अब अनइक्वल पढ़ेंगे, तो उससे पहले आप इक्वल इंटरवल्स को पूरा अच्छे से समझें। थोड़ी सी भी आपके मन में कोई डाउट रह जाता है, कोई शंका रह जाती है, तो मेरे को मंडे की क्लास में पहले पूछोगे, इससे पहले वो चीज क्लियर करो, फिर आप ये पढ़ो। तो उससे आप कभी कंफ्यूज नहीं होगे, क्योंकि ये एक ऐसा सब्जेक्ट है आपके बीएससी आईटी में जिसमें आप 100% मार्क्स लेके आ सकते हो, 100% मार्क्स बिना किसी टेंशन। तो इसीलिए बहुत क्लियरली आज इसकी प्रैक्टिस कर लो, कल प्रैक्टिस कर लो, समझ लो, एक बार पढ़ लो, फिर मुझे मंडे को बताओ। मंडे को अपन उसी अकॉर्डिंग करेंगे। अगर आपका हर चीज क्लियर है तो अपन वैसे पढ़ते हैं, और नहीं क्लियर है तो पहले मैं क्लियर कर दूँ। ठीक है, बात समझ में आ गई? अपन मंडे को मिलते हैं। सो मच फॉर टुडे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसको नोट कर लो।